नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल लेवल पर प्री परीक्षा का एग्ज़ाम हो रहा है। 25 मई 2022 इवनिंग सेशन का पेपर कैसा रहा, आइए दोस्तों हम इस वीडियो में जान लेते हैं। कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देखना। 15 से 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आपको उससे कुछ हिंट मिल जाएगी कि पेपर का लेवल, जो 15-20 क्वेश्चन हर पेपर में आसान आ रहे थे, तो इस पेपर में भी उसी तरह के आए क्या। काफ़ी मुझे लगा कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड के थे, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए थे। यानी आज की शिफ्ट कुछ ठीक ठाक रही। ओवरऑल आपका पेपर कैसा रहा, आप यदि एग्ज़ाम देकर आए हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चनों से कि कैसा रहा पेपर। ओवरऑल ठीक था पेपर, और जो भी क्वेश्चंस अपन को मिले हैं बात कर लेते हैं उन क्वेश्चन पर। ठीक ही था दोस्तों, पेपर तो ज़्यादा अलग नहीं था, और क्वेश्चन अगर बच्चे की तैयारी है तो ही वो कर पाएगा, ऐसे नहीं है कि वो बिना। आइए दोस्तों क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे कार्यकुशल लैंप कौन सा है। सबसे कार्यकुशल को है ना, हिंदी में अपन लिख रहे हैं ना, ये वास्तव में दक्षता ही होती है। कार्यकुशल शब्द का मतलब एफिशिएंसी से ही जुड़ा होता है, और मोस्ट एफिशिएंट लैंप वर्तमान में जो है वो एलईडी है। ये ठीक है, बच्चे को काफ़ी याद है, उसने सारे ऑप्शन भेजे हैं। ग्रेफाइन, सीएफएल, एलईडी, इनकैंडिसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप। अगर मैं आपको इन सब की एफिशिएंसी को सीक्वेंस वाइज बताऊँ ना, सबसे नंबर 1 पर आएगा एलईडी, नंबर 2 पर आएगा सीएफएल कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, नंबर 3 पर आएगा फ्लोरोसेंट लैंप, उसके बाद में आएगा इनकैंडिसेंट लैंप। सबसे कम एफिशिएंट अगर पूछे ना तो वो है इनकैंडिसेंट लैंप। आगे देखो सवाल पूछा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है। अनुचुंबकीय बोलते हो ना हिंदी में। और पैराचुंबकीय पदार्थ में देखो इसमें 2 ऑप्शन बताए हैं बच्चे ने, बिस्मथ है, लेड है। तो बिस्मथ तो आएगा नहीं, फिर सीसा ही आएगा, है ना, क्योंकि बिस्मथ तो डायामैग्नेट यानी प्रतिचुंबकीय प्रकार का पदार्थ है। तो सीसे ऑप्शन के साथ ही हमें जाना था। आगे देखो सवाल पूछा कि डीसी मोटर की यांत्रिक विशेषता किसके बीच में होती है। डीसी मोटर में यांत्रिक अभिलक्षण वक्र जो होता है ना, वो किन के बीच होता है। तो मैकेनिकल विशेषता है ना, ये पूरे मैकेनिकल पोर्शन में ही होती है, टी और एन के बीच में है, जहाँ एन का मतलब गति है और टी का मतलब है आर्मेचर टॉर्क। यानी गति टॉर्क विशेषता को यांत्रिक अभिलक्षण कहते हैं। तो इसी में एक और आता है आर्मेचर करंट और टॉर्क विशेषता जो होती है ना, उसे विद्युतीय अभिलक्षण कहते हैं। यूपीपीसीएल 2021 में उन्होंने यही चीज़ पूछी थी कि डीसी मोटर में आर्मेचर करंट और टॉर्क विशेषता अभिलक्षण को किस अन्य नाम से जानते हैं। उत्तर दिया हुआ था विद्युतीय अभिलक्षण। यहाँ पर आपसे पूछा मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो गति और टॉर्क के बीच में होती है। ठीक है, अगर ऑप्शन था तो मुझे आप ज़रूर बताइए। उसके बाद में देखो कि ना तो ऊर्जा सोर्स है उसके बीच में, और ना ही ईएमएफ है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे सोर्स को हम पैसिव सोर्स बोलते हैं। एक्टिव और पैसिव 2 तरह के सोर्स होते हैं, जिनमें ना तो कोई ऊर्जा सोर्स हो, ना ही कोई ईएमएफ सोर्स हो, या ना ही कोई कंजप्शन होता हो, उसे पैसिव सोर्स बोलते हैं। और ऐसे सर्किट या सोर्स जिनमें एक या एक से अधिक ईएमएफ स्रोत होते हैं तो उन्हें एक्टिव सोर्स कहा जाता है। ये नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है, बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को छोटा नहीं मानता, ये इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन है। आज की शिफ्ट में पूछा है, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। इस लेवल तक के क्वेश्चन लेकर जाने थे। एक और अगला क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, एक वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज में 2 प्रतिरोध जुड़े हो, ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज सोर्स और उस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में 2 रेजिस्टेंस लगे हैं। अब देखो बच्चे ने अच्छी बात क्या है कि सारे ऑप्शन भी आज लिख कर भेजे हैं। वोल्टेज सोर्स कहते हैं, करंट सोर्स बोलते हैं,
वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं या वोल्टेज फॉलोअर बोलते हैं। तो जब दो सोर्स सीरीज में लगे हो ना तो ध्यान रखना इसे वोल्टेज डिवाइडर ही बोलेंगे। विभव विभाजक सर्किट कहलाता है। पोटेंशियल डिवाइडर भी बोल सकते हो आप इसको। और उसके बाद तो देखो हर रोज़ मैं आपको रटवाता आया हूँ, वही सवाल पूछा कि एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में जब प्रचालित होता है तो कहाँ प्रचालित होता है? सक्रिय जोन में प्रचालित होगा कि नहीं? एक्टिव मोड में जब बीजेटी प्रचालित होती है तो वो एक एम्पलीफायर की भांति काम करती है। एक्टिव मोड की क्या विशेषता है? पहला जंक्शन सदैव फॉरवर्ड में, दूसरा जंक्शन सदैव रिवर्स बाइस में होता है। ये इस एक्टिव मोड वाले की विशेषता थी। उसके बाद में देखो सवाल पूछा, ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई डबल होने पर धारिता क्या होगी? एक संचरण लाइन है और संचरण लाइन की लंबाई अगर दोगुनी करें तो माय डियर धारिता कैपेसिटी लाइन की लंबाई पर निर्भर करती है। आपने देखा होगा शॉर्ट ट्रांसमिशन में अपन धारिता को नगण्य मानते हैं, जबकि लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन में धारिता को गणना में शामिल किया जाता है। अगर लाइन की लंबाई दोगुनी है तो उसकी कैपेसिटी भी दोगुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं करना था, आराम से इसे करके आना था। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, पेपर का आज लेवल ठीक था। ये क्वेश्चन छोटे नहीं मानते अपन, मैं इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छा मानता हूँ। टेक्निकल की तैयारी के लिए इस तरह के क्वेश्चन देने चाहिए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो देखें 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। तो सवाल पूछा कि वोल्टेइक सेल कौन सा है या किस प्रकार का सेल है। देखो वोल्टेइक सेल तो नो डाउट प्राइमरी सेल में ही जाएगा, है ना। मतलब ऑप्शन भेजे हैं कि प्राइमरी था या सेकेंडरी था, तो नो डाउट ठीक है। और फोटो वोल्टेइक सेल का दूसरा नाम क्या है? तो इसे फोटो कंडक्टिव सेल भी बोल सकते हो आप, है ना। फोटो वोल्टेइक सेल का अन्य नाम। तो इसमें तो ऑप्शन भेजा नहीं है, तो क्या ऑप्शन के हिसाब से आप इसको फोटो कंडक्टिव कर सकते हो, फोटो कंडक्टर कर सकते हो, ठीक है, यानी फोटो चालक कर सकते थे आप इसको। और उसके बाद में देखो कह रहे हैं कि 50 ओम के 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, समान मान के 4 प्रतिरोध समान मान के हैं और सीरीज में है, ठीक है। 50 ओम के 4 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं। 2 प्रतिरोध अगर हटा दें तो धारा क्या होगी? देखो 2 प्रतिरोध अगर आप हटाओगे ना तो प्रतिरोध आधा होगा। जैसे ही प्रतिरोध आधा होगा तो धारा क्या हो जाएगी? दोगुनी। ऑप्शन दिया हुआ है डबल, हाफ, 4 टाइम, तो करंट दोगुनी हो जाएगी। 2 प्रतिरोध हटाते ही श्रेणी क्रम में क्या होगा? प्रतिरोध आधा होगा। प्रतिरोध आधा हुआ तो करंट डबल हो गया। उसके बाद में देखो कह रहे हैं कि पावर दिया हुआ था 1000 वाट, वोल्टेज दी हुई थी 250 वोल्ट। इसका गर्म प्रतिरोध पूछा था। प्रतिरोध गर्म पूछे या ठंडा, एक ही उत्तर दिया करो हमेशा, V²/R, क्योंकि कैलकुलेट करने का तरीका यही है। हालांकि वैसे ठंडे और गर्म प्रतिरोध में लगभग 12 गुना का फ़र्क होता है, लगभग 12 गुना, लेकिन हम फॉर्मूले से जो हमेशा कैलकुलेट करते हैं ना वो हॉट रेजिस्टेंस ही होता है। इसलिए ना देवे ना गर्म या क्या ज्ञात करना है तो आप इसी फॉर्मूले से किया करो। V² कितना करो, सॉरी R ज्ञात करना है, V²/P होगा, है ना फॉर्मूला। 250 × 250/1000 है ना, और 250 में 4 का भाग दे दो, कितना आएगा? लगभग आपका 125 का हाफ अगर आप और करते हैं तो कितना आएगा? लगभग 62.5 आ रहा है क्या? कैलकुलेट करके मुझे बता देना उत्तर कितना आया। तरीका यही रहेगा माय डियर। खैर ये तरीका आपको भी पता ही था, रिपीट ही करवा रहा हूँ। इंडक्टिव रिएक्टेंस किस पर निर्भर करता है? सवाल क्या पूछा? XL किस पर निर्भर करता है? तो फॉर्मूला देखो 2πfL होता है। किस किस पर निर्भर कर रहा होगा फिर? फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रहा है, इंडक्टेंस पर निर्भर कर रहा है। उसके बाद में लिखा कि ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित नहीं करता है, और ऑप्शन फ्रीक्वेंसी का था।
देखो जब फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन हो तो इसी को किया करो। हालांकि एक और है, फ्लक्स है। वैसे ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ऑप्शन है तो फ्रीक्वेंसी के साथ जाएंगे। अब यहाँ फ्लक्स कौन सा आ रहा है, तो फ्लक्स वैसे तो म्यूचुअल फ्लक्स जो होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब भी यूँ आए ना कि किसको परिवर्तित नहीं करता है तो आपको इसका फ्रीक्वेंसी ही करना था। और मोटर में सर्वाधिक अनुरक्षण किस भाग की करनी पड़ती है, सर्वाधिक मेंटेनेंस किसकी करनी पड़ती है, तो बेयरिंग की सबसे ज़्यादा होती है। बेयरिंग ऑप्शन में था। हर 3 महीने 4 महीने बाद इसमें ग्रीसिंग करनी पड़ती है, नहीं करेंगे तो घिस जाएगा, सीज हो जाता है बेयरिंग। तो सर्वाधिक अनुरक्षण मांगने वाला भाग कौन सा है, बेयरिंग ऑप्शन करना था आपको। ठीक है, 14 क्वेश्चन हो गए ना। आगे देखो 15वां, रिपल्सन मोटर का भाग क्या है। तो रिपल्सन मोटर को कम्यूटेटर मोटर की श्रेणी में रखते हैं अपन, और इस भाग में जो ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको इसमें कम्यूटेटर ही करना था। रिपल्सन मोटर में कम्यूटेटर होता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आगे देखो पूछा कि स्क्रोल केज मोटर का भाग कौन सा नहीं है। मोटर भाग नहीं है, तो अब इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो स्क्रोल केज में ब्रूश नहीं होते हैं, रोटर रेजिस्टेंस नहीं होता है, स्लीपरिंग या कम्यूटेटर अगर पूछे तो वो नहीं होता है ना। ठीक है दोस्तों, वीडियो के माध्यम से इतना ही करवाएंगे, बाकी और जितने भी क्वेश्चन हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना। बहुत धन्यवाद।